आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डिजीज ऑफ आर्टरीज। जब डिजीज ऑफ आर्टरीज हम बोलते हैं इसका मतलब है उन डिजीज की हम बात करने वाले हैं जो आर्टरी में होगा, या उन डिजीज की हम बात करेंगे जो आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। चलिए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम टॉपिक आर्टेरियल डिजीज में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन। तो जब आर्टेरियल अक्लूजन बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आर्टरी की ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है। और जब एक्यूट बोलते हैं इसका मतलब है जो अक्लूजन है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन से है। और जब शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो इसमें सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी ज्यादा हो। चलिए हम बात करते हैं कि आर्टेरियल अक्लूजन की कंडीशन में क्या मैनिफेस्टेशन होगा, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा आर्टेरियल अक्लूजन की कंडीशन में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली स्कीमिक सिम्टम्स होंगे इसमें। आर्टेरियल अक्लूजन के नतीजे में स्कीमिक सिम्टम्स डेवलप होंगे। और ये सिम्टम्स क्या होंगे, सडन होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सिम्टम्स एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन के वजह से होंगे वो सडन स्कीमिक सिम्टम्स होंगे। इन सडन स्कीमिक सिम्टम्स को हम 6P से डिनोट करते हैं। 6P जब कहते हैं इसका मतलब यहाँ P 6 टाइम आ रहा है। फर्स्ट P डिनोट करता है पेन को, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा आर्टेरियल अक्लूजन का। सेकेंड P डिनोट करता है पेलर को यानी पेलनेस को। थर्ड P डिनोट करता है पैरेस्थीसिया को यानी बर्निंग और प्रीकिंग सेंसेशन को। फोर्थ P डिनोट करता है पॉइक्लोथर्मिया को यानी पेरिशिंग कोल्ड को। फिफ्थ P डिनोट करता है पैरालिसिस को यानी लॉस ऑफ मसल टोन को। और सिक्स P डिनोट करता है पल्सनेस को यानी लॉस ऑफ पल्सेशन को। आगे बात करते हैं कि एक्यूट इस्कीमिया का कॉज क्या होगा। एक्यूट इस्कीमिया का थ्री कॉजेज हैं। एम्बोलस यानी फर्स्ट कॉज एम्बोलस है, सेकंड कॉज थ्रोम्बोसिस है, थर्ड कॉज ट्रॉमा है। तो मोस्ट कॉमन सोर्स एम्बोलस का क्या है। मोस्ट कॉमन सोर्स एम्बोलस का हो सकता है म्यूरल थ्रोम्बस, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन के बाद जनरेट होगा। अदर सोर्सेस ऑफ एम्बुलस की हम बात करें तो अदर सोर्सेस ऑफ एम्बुलस हो सकता है लेफ्ट ऑरिकुलर थ्रम्बस, जो एट्रियल फाइब्रिलेशन के वजह से होगा। वल्वुलर हार्ट डिजीज के वजह से हो सकता है। एट्रियल मिक्सोमा। एट्रियल मिक्सोमा जो कि अगर मिक्सोमा की हम बात करें तो मिक्सोमा ये ट्यूमर ऑफ द हार्ट है। अगर ये मिक्सोमा एट्रियम के अंदर डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर ट्यूमर सेल डिसलॉज हो जाए तो वो एम्बुलस के तौर पे काम करेगा। ऐसे ही प्रोक्सिमल एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन अगर है तो वो भी वहां से एथोमेटस फ्लैग अगर वो डिसलॉज होगा तो ये भी एक सोर्स होगा एम्बुलस का। एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के केस में जो आर्टरी होगी एबनॉर्मली डायलेट हो जाएगी। आर्टरी एबनॉर्मली डायलेट होगी तो वहाँ जो फ्लो होगा ब्लड का स्लो डाउन होगा, और ब्लड का फ्लो अगर स्लो डाउन होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा तो वहाँ क्लॉट बनेगा, और क्लॉट अगर डिसलॉज होगा तो ये कॉज होगा आर्टेरियल क्लूजन। बात करते हैं कि थ्रोम्बोसिस किस जगह पे ज्यादा कॉमन है, यानी किस जगह पे थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो सकता है। तो थ्रोम्बस उन एरिया में ज्यादा फॉर्म होगा या वहां पाया जाएगा जहां एट्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस हुए हैं, और एट्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से उन आर्टरीज के अंदर नर्विंग डेवलप हो गई है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट हिस्ट्री देगा क्लॉडिकेशन की, यानी एक्यूट सिम्टम डेवलप होने से पहले पेशेंट हिस्ट्री देगा कि उसे क्लॉडिकेशन था। क्लॉडिकेशन यानी पेन इन काफ मसल को हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। अल्दो ये कॉमन थिंकिंग है कि क्लॉडिकेशन का पेन काफ मसल के अंदर ही होता है, अल्दो क्लॉडिकेशन का पेन साइट ऑफ ऑक्लूजन पर डिपेंड करेगा, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करें। नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है इस्कीमिया का वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा दो तरह से हो सकता है। डायरेक्ट ट्रॉमा जो लिम्फ फ्रैक्चर्स की वजह से हो सकता है या आर्टेरियल कैथेटराइजेशन की वजह से हो सकता है। सेकेंड जो कॉज हो सकता है ट्रॉमा का वो है इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन यानी वो इंजेक्शन जो हम मसल में दे रहे थे और उसको एक्सीडेंटली आपने आर्टरी के अंदर इंसर्ट कर दिया, आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में एम्बोलस फॉर्म होगा, और एम्बोलस की वजह से जो फ्लो होगी ब्लड की वो एक्यूटली अक्लूड हो सकती है या इसकी में डेवलप हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल हम डिस्कस करते हैं कि आर्टेरियल इंजेक्शन की वजह से कैसे एम्बुलस फॉर्म होगा। तो मार्केट के अंदर जो ड्रग्स अवेलेबल है, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, उनके दो फॉर्म है। पहला है ऑयल बेस्ड इंजेक्शन और दूसरा है वाटर बेस्ड इंजेक्शन। ऑयल बेस्ड इंजेक्शन को हम सिर्फ मसल्स के अंदर दे सकते हैं, और वाटर बेस्ड इंजेक्शन को जिसे एक्वस इंजेक्शन बोलते हैं, एक्वस फॉर्म, उनको हम आईवी या आईएम दोनों दे सकते हैं।
तो जो इंजेक्शन, जो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है जिसको मसल में देना चाहिए था, आपने इंजेक्ट उसको अगर आर्टरी के अंदर कर दिया एक्सीडेंटली, तो उस कंडीशन में ऑयल एम्बोलिज्म फॉर्म होगा। ऑयल एम्बोलिज्म के फॉर्म में फाइनली इस्कीमिया डेवलप होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉडिकेशन की। तो क्लॉडिकेशन क्या है? क्लॉडिकेशन जो वर्ड है वो डिराइव है क्लॉडियो से। क्लॉडिकेशन वर्ड डिराइव है द वर्ड क्लॉडियो से। क्लॉडियो का मतलब होता है आई लिम्ब। क्लॉडिकेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो ये मसल पेन है जो डेवलप होता है एक्सेसिव अकुमुलेशन ऑफ पी सब्सटेंस की वजह से। और पी सब्सटेंस का अकुमुलेशन मसल के अंदर इस वजह से होता है कि वहां सर्कुलेशन इनएडिक्वेट है। अगर एडिक्वेट सर्कुलेशन होगा तो ये पी सब्सटेंस सर्कुलेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जहाँ सर्कुलेशन प्रॉपर होता है वहाँ पी सब्सटेंस का अकुमुलेशन नहीं होता, और पी सब्सटेंस जब अकुमुलेट नहीं होगा तो कोई पेन नहीं होता। पर क्लॉडिकेशन जब डेवलप होता है ये शो करता है इस्कीमिक सिम्टम्स को। आगे हम बात करेंगे कि पेन ऑफ द क्लॉडिकेशन जनरली काफ मसल्स के अंदर देखा जाता है, और पेशेंट इसको डिस्क्राइब करता है एज ए क्रैम्प। साइट ऑफ पेन क्लॉडिकेशन में डिपेंड करेगा लेवल ऑफ आर्टेरियल अक्लूजन कहाँ है। तो क्लॉडिकेशन का पेन फुट में हो सकता है बर्जर्स डिजीज के केस में, जहां आर्टेरियल अक्लूजन लोअर टीबियल या प्लांटर आर्टरीज में होती है। क्लॉडिकेशन का पेन काफ मसल्स के अंदर हो सकता है, जहां आर्टेरियल अक्लूजन होता है फीमेरो पॉप्लिटियल जंक्शन पे। थाई के अंदर क्लॉडिकेशन का पेन हो सकता है, जहां अक्लूजन होता है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी के ओपनिंग पे। बटक के अंदर क्लॉडिकेशन का पेन हो सकता है अगर अक्लूजन होगा बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी या एओर्टा। यहाँ एक बात नोट करने की कि क्लॉडिकेशन का जो पेन होता है वो अपीयर होता है विद एक्सरसाइज या विद एक्सर्शनल एक्टिविटीज। और जैसे ही एक्सर्शनल एक्टिविटी को आप सिसेज करेंगे या छोड़ देंगे या एक्सरसाइज को स्टॉप कर देंगे तो उस कंडीशन में क्लॉडिकेशन का पेन डिसअपियर हो जाता है। हम बात करेंगे कॉमन साइट क्या होगा एम्बोलस का। एम्बोलस का यानी एम्बोलस जहाँ डिसलॉज हो सकता है या वहाँ आके लॉज हो सकता है। तो एम्बोलस का जो के लिए जो कॉमनेस्ट साइट है कॉमन फीमोरल बाइफर्केशन है। ये सबसे कॉमन साइट है जहाँ पे एम्बोलस पाया जा सकता है, कॉमन फीमोरल बाइफर्केशन। नेक्स्ट जो कॉमन साइट हो सकता है एम्बोलस का वो है पॉप्लिटियल ट्राइफर्केशन। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के अंदर सेरिब्रल यानी मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर एम्बोलस वहाँ हो सकता है। ये कॉमनेस्ट साइट है ब्रेन के अंदर जहाँ एम्बुलस पाया जा सकता है या एम्बुलस आके ऑक्लूड कर सकता है आर्टरी को। और अगर एम्बुलस मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर होगा उसके नतीजे में हेमिप्लेजिया डेवलप होगा या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक डेवलप होगा। अगर आर्टेरियल अक्लूजन एम्बोलस की वजह से हो रहा है तो ये एक्यूट इमरजेंसी है और ऐसी कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ट्रीटमेंट में हम अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हेपरीन का, और इसका कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देंगे। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देने से दो बेनिफिट हासिल होता है हेपरीन के इस्तेमाल से। एक तो यह क्लॉट का एक्सटेंशन को रोकता है और साथ साथ में डिस्टल वेसल्स की पेटेंसी को मेंटेन करता है, यानी इस्कीमिया अर्ली इस्कीमिया डेवलप होने से बचाता है। अब बात करते हैं कि अदर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है आर्टेरियल अक्लूजन का जो एम्बोलस के वजह से हो रहा है। तो हम एम्बेलेक्टोमी कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस होता है, यानी आर्टरी को कट ओपन करेंगे और जो एम्बोलस है उसको हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड हो सकता है फोगाटी कटराइजेशन, जिसको बलून कटराइजेशन करते हैं, और ये इफेक्टिव मेथड है अगर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस का, यानी उस कंडीशन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सटेंशन अगर थ्रोम्बस का हो गया है तो वहाँ हम फोगाटी मेथड से हम बलून कटराइजेशन, फोगाटी मेथड यानी बलून कटराइजेशन से उस एम्बोलस को रिमूव कर सकते हैं। अगर एम्बोलस एक पर्टिकुलर साइट के अंदर है तो यहाँ हम थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, और या इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम दे सकते हैं। अगर एक्यूट या क्रोनिक थ्रोम्बोसिस हो रहा है जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, ऐसी कंडीशन में इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे सबसे पहले, उसके बाद एंजियोप्लास्टी करेंगे या आर्टेरियो बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे, और ये ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि इस्कीमिक कंडीशन जो
पेरिफेरल आर्टरी के अंदर डेवलप होगा, यानी वो आर्टरी जो हार्ट से अवे है उनके अंदर अगर इस्केमिक सिम्टम डेवलप हो रहे हैं या इस्केमिक मैनिफेस्टेशन डेवलप हो रहा है या इस्केमिक चेंजेस डेवलप हो रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ एक बात हम नोट कर लें कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर आफ्टर 70% ऑफ एज 20% पॉपुलेशन के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है उस कंडीशन में क्या एसेंशियल फीचर डेवलप होगा। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में जो पहला फीचर डेवलप होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट का मतलब कि ऑन एंड ऑफ क्लॉडिकेशन डेवलप होगा। सेकेंड फीचर हो सकता है डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द पल्स, यानी पल्स फीबल होगा। पेलर ऑफ द फूट होगा और पेलर ऑफ द फूट के साथ साथ रेडनेस और डिपेंडेंसी होगी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पेलर ऑफ द फूट कब होगा और रेडनेस कब डेवलप होगी। तो पेलर ऑफ द फुट तब होगा जब अफेक्टेड लिम्ब को एलिवेट करें। एलिवेट करने से क्या होगा, जो इस्कीमिक कंडीशन पहले से था वो और एग्रेवेट हो जाएगा, इस्कीमिया इनहांस होगा। इस्कीमिया इनहांस होगा, इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए जो हमारी बॉडी सम एडेप्टेशन करेगी। कंपनसेटिव मैकेनिज्म शुरू होगा। कंपनसेटिव मैकेनिज्म के तौर पे जो क्यूटेनियस वेन्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी और क्यूटेनियस वेन जब डायलेट होंगी, जब हम उस लिम्ब को दोबारा से उसके रिकम्बेंट पोजीशन में या डिपेंडेंट पोजीशन में लेके आएंगे, नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे, तो उसमें ब्लड उस लिम्ब के अंदर यानी क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स के अंदर जहां पहले हाइपर डायलेटेशन डेवलप हुआ था वहां ब्लड गश के साथ आएगा और जिसकी वजह से जो लोकल स्किन होगी वो रेड हो जाएगी और इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया। तो रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया पेरिफेरल इनसफिशिएंसी का एसेंशियल फीचर्स है। इसके अलावा जो अदर फीचर होगा लो ब्रेकियल इंडेक्स। लो ब्रेकियल इंडेक्स का मतलब ये है कि इसमें एंकल प्रेशर लेते हैं और ब्रेकियल एरिया के अंदर प्रेशर लेते हैं, इसका एक रेशियो देखते हैं। तो नॉर्मल एबीआई यानी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होता है 1। रेस्ट पेन उस कंडीशन में डेवलप होगा जब एंकल ब्रेकियल इंडेक्स 0.3 हो या उससे कम हो। इस्कीमिक रेस्ट पेन ये एसेंशियल क्लिनिकल फीचर है। नॉन हीलिंग वुंड ये एसेंशियल क्लिनिकल फीचर होगा। नेक्रोसिस, एट्रोफी एंड गैंग्रीन ये क्लिनिकल फीचर होता है पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का। और लास्ट जो क्लिनिकल फीचर हो सकता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब बात करते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी किस पार्ट के अंदर यानी किस लिम्ब के अंदर होगा ज्यादा। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी लोअर लिम्ब के अंदर ज्यादा देखा जाता है। फीमोरोपोप्लिटियल और अगर आर्टेरियो इलियक की इन्वॉल्वमेंट की हम बात करें कि इनमें कौन सी जो आर्टरी होगी ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती है, तो फीमोरोपोप्लिटल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एओर्टिक इलियक की। एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या जब लोअर लिम्ब के अंदर आर्टेरियल इनसफिशिएंसी कंडीशन देखी जाती है तो क्या अपर लिम्ब इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका आंसर है कि अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व होता है जहां पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन देखी जा सकती है, पर इसके नतीजे में होने वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप नहीं होते। यानी पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी ऑल्दो अपर लिम्स की वे आर्टरी जैसे सबक्लेवियन आर्टरी है या एक्सिलरी आर्टरी है उसमें भी होता है, पर उस पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के नतीजे में कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ कोलेटरल पाथवेज बहुत एविडेंट है, बहुत अच्छा है और कोलेटरल पाथवेज की वजह से वहाँ सर्कुलेशन मेंटेन्ड रहता है। सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, इस वजह से इस्कीमिक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में ऑन एंड ऑफ काफ मसल्स के अंदर पेन होगा। क्लॉडिकेशन के जैसी और कंडीशन जो मिमिक कर सकती है क्लॉडिकेशन से वो कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप या नी जॉइंट के कंडीशन में सिमिलर पेन हो सकता है, या न्यूरो स्पाइनल कंप्रेशन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी सिमिलर पेन हो सकता है जैसे कि पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में होता है। तो इस्कीमिक रेस्ट पेन इंडिकेट करता है एडवांस आर्टेरियल इनसफिशिएंसी को। अगर किसी पेशेंट में इस्कीमिक रेस्ट पेन है यानी रेस्ट के कंडीशन में भी पेशेंट को पेन हो रहा है तो इंडिकेट करता है एडवांस आर्टेरियल इनसफिशिएंसी को।
और इसके नतीजे में, इस एडवांस आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के नतीजे में पेशेंट के अंदर गैंग्रीन डेवलप हो सकता है या एम्पुटेशन हो सकता है। अगर जब हम आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जहां रेस्ट पेन है, तो अगर रेस्ट पेन डेवलप हो रहा है तो एडवांस आर्टेरियल इनसफिशिएंसी को डिनोट करता है। अगर ऐसे पेशेंट के अंदर हम आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो वहां गैंग्रीन डेवलप हो सकता है या हमें एम्पुटेशन की नीड पड़ सकती है। इस्कीमिक रेस्ट पेन अकर होता है बर्निंग पेन, और बर्निंग पेन के फॉर्म में, और ये कन्फाइंड होता है 4 फुट में। और इसके अलावा जो इस्कीमिक रेस्ट पेन होगा, ये थोड़ी सी इसमें सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होती है डिपेंडेंट जब डिपेंडेंट पार्ट के अंदर रखते हैं, यानी जो लिम्ब होगा हम डिपेंडेंट पार्ट में रखेंगे तो वहां उस कंडीशन में जो पेरिफेरल आर्टरी इनसफिशिएंसी का जो पेन हो रहा है, रेस्ट पेन, उसमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव हाइपरेमिया, जो एसेंशियल क्लिनिकल फीचर है पेरिफेरल आर्टरी इनसफिशिएंसी का, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी अगर आप सस्पेक्ट करें उस कंडीशन में, हम कलर ड्यूप्लेक्स इमेजिंग कर सकते हैं। इसमें आर्टियोग्राफी भी हम कर सकते हैं। आर्टियोग्राफी उन पेशेंट्स के अंदर करेंगे, ठीक है, जहां इन्वेसिव इंटरवेंशन लाइक पीटीए यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी या वस्कुलर सर्जरीज या डीएसए डिस्टल डिस्टल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी प्रेफर्ड होगा। तो आर्टेरियोग्राफी रिक्वायर्ड उन पेशेंट में जहां हम इन्वेसिव इंटरवेंशन दे सकते हैं, पीटीए कर सकते हैं, डीएसए कर सकते हैं, या हम अदर इन्वेस्टिगेशन जो हम करा सकते हैं वो एमआरआई करा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टेरियोग्राफी हम करा सकते हैं। और ये डिलिनिएट कर सकता है आर्टरीज विदाउट द कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो इसमें इस्तेमाल होता है गैडोलिनियम इस्तेमाल होता है। और एमआरए प्रोबेबली ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्यूचर में अगर हम बात करें कि आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या बेटर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो एमआरए यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टेरियोग्राफी ये बेटर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। यानी फ्यूचर के लिए, कमिंग फ्यूचर के लिए जो बेटर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वो एमआरए हो सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का। तो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होगा आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का, उसमें फर्स्ट जो रिजीम होगा, पहला रिजीम ये है कि रिस्क फैक्टर को हम कंट्रोल करें। रिस्क फैक्टर हो सकता है स्मोकिंग, डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है, हाइपरटेंशन है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया है वो हो सकता है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। स्मोकिंग है तो उसको छोड़ने के लिए एडवाइस करेंगे, डायबिटीज है तो शुगर को अंडर कंट्रोल रखेंगे, हाइपरटेंशन है उसको अंडर कंट्रोल रखेंगे, हाइपरलिपिडीमिया है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट के अंदर जहां पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी डेवलप हुआ है उसको एक्सरसाइज या रिहैबिलिटेशन एडवाइस करेंगे। क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में अल्सर डेवलप हो सकता है या गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फुट की केयर जरूरी है, यानी फुट की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, गुड केयर हो। अगर स्मॉल एब्रेजन भी है तो उसको हम टाइमली टैकल करें। इसके अलावा हम ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी के केस में। तो 2 ड्रग्स इसमें प्रेफरेबली इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली ड्रग है पेंटॉक्सीफाइलिन। पेंटॉक्सीफाइलिन बेसिकली ये इम्प्रूव करता है रेड सेल डिफॉर्मेबिलिटी को, यानी रेड सेल की इन्फ्यूजन को बढ़ा देता है। रेड सेल की इन्फ्यूजन के बढ़ाने के वजह से जो इस्कीमिक कंडीशन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है या उसमें रिलीफ मिलता है। ऐसे ही डिक्रीज, जो पेंटॉक्सीफाइलिन है वो डिक्रीज फाइब्रोनोजन लेवल को भी डिक्रीज करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करता है। ऐसे ही जो सेकंड ड्रग है वो जिसको बोलते हैं सिलोस्टाजोल ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस थर्ड इनहिबिटर है और ये वेसोडायलेटर्स के तौर पे काम करता है, यानी वेसल्स को डायलेट करेगा, यानी इस्केमिक सिम्टम्स को डेवलप होने से बचाएगा और वहाँ आर्टेरियल सप्लाई को रिस्टोर करेगा। ऐसे ही एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है सिलिस्टाजोल को, यानी ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा
और एंटी लिपिडेमिक एक्टिविटी होती है। तो ओवरऑल जो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का, उन सबको चेक करता है सिलेस्टाजोल। तो सिलेस्टाजोल एक बेटर चॉइस हो सकता है एज कम्पेयर टू पेंटॉक्सिफाइन। हम बात करते हैं कि और एंड वस्कुलर थेरेपी क्या हो सकती है। तो एंड वस्कुलर थेरेपी के अंदर हम परक्यूटेनियस ट्रांजिएंट एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और ये प्राइमरी थेरेपी होगा एडजेंट टू द सर्जरी, यानी सर्जरी के साथ साथ जो हम कर सकते हैं वो होगा एंड वस्कुलर थेरेपी। अब बात करें कि एंड वस्कुलर थेरेपी के अंदर जो पीटीए का जो सक्सेस रेट है वो किसमें ज्यादा है। तो पीटीए का सक्सेस रेट हाईएस्ट होगा शॉर्ट स्टेनोसिस के केस में या लार्ज प्रोक्सिमल आर्टरीज में। मोस्ट पेशेंट जो क्लॉडिकेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं या क्लॉडिकेशन जिनमें होता है, वो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से ही उनको फायदा हो जाता है, उनको रिलीफ हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तब है जब आर्टेरियल, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत तब है जब रेस्ट पेन हो और ऐसा महसूस हो कि अगर हम उस पेशेंट के अंदर आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते तो गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट वहां जरूरत है जहां लगे कि अगर हमने आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया उस कंडीशन में गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, या अगर पेशेंट रेस्ट पेन से उसकी जो रूटीन लाइफ है वो सफर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अदरवाइज क्लॉडिकेशन अगर सिर्फ एक क्लिनिकल फीचर है, उस कंडीशन में हमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो मेडिसिनली ट्रीट हो सकता है और पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो इम्प्रूव कर सकते हैं ओनली विद द मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे चॉइस ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर डिपेंड करेगा। तो चॉइस ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर जो डिपेंड करेगा वो साइट ऑफ ऑक्लूजन पर डिपेंड करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजन पर डिपेंड करेगा। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम बर्जर्स डिजीज और रेनॉल्ड्स डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।